आज हम सब एरिकनॉइड हीमरेज के बारे में देखेंगे और सब एरिकनॉइड हीमरेज के बाद नेक्स्ट टॉपिक में थोड़ा सा देखेंगे कि ट्रॉमा टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि ट्रॉमा होने की वजह से क्या क्या पैथोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलता है। तो सबसे पहले सब एरिकनॉइड हीमरेज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला कि सब एरिकनॉइड हीमरेज होता क्या है और क्या क्या उसमें हम देख सकते हैं या क्या क्या देखने मिलता है, वो चीज हम पढ़ेंगे। सब एरिकनॉइड हीमरेज के बारे में पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजों के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि जो ब्रेन होता है, स्कल के अंदर जो ब्रेन प्रेजेंट होता है वो कवर किया जाता है 3 टाइप के मैनिंग से। यानी कि जो ब्रेन होता है उसमें 3 मैनिंग्स प्रेजेंट होते हैं, मैनिंजेस, जो क्या करते हैं, ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। तो जो सबसे आउटर लेयर होता है उसे हम कहते हैं ड्यूरा मैटर, जो मिडल होता है उसे हम कहेंगे एरिकनॉइड मैटर, और तीसरा होता है जिसे हम कहेंगे पाया मैटर। तो 3 टाइप के मैनिंजेस होते हैं जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। सबसे पहला होता है ड्यूरा मैटर, जो कि स्कल के साथ अटैच होता है। दूसरा उसके नीचे होता है एरिकनॉइड मैटर, और तीसरा होता है पाया मैटर। स्कल और ड्यूरा मैटर के बीच में, स्कल और ड्यूरा मैटर के बीच में स्पेस होता है जिसे हम कहते हैं एपीड्यूरल स्पेस। क्या कहते हैं? एपीड्यूरल स्पेस, स्कल और ड्यूरा मैटर के बीच में। ड्यूरा मैटर और एरिकनॉइड मैटर के बीच में स्पेस होता है जिसे हम कहते हैं सब ड्यूरल स्पेस, और एरिकनॉइड और पाया मैटर के बीच में स्पेस होता है जिसे हम कहते हैं सब एरिकनॉइड स्पेस। क्या कहते हैं? सब एरिकनॉइड स्पेस। तो सबसे पहले की जो ब्रेन है, ब्रेन प्रोटेक्ट किया जाता है स्कल के अंदर, मैनिंजेस होते हैं, मैनिंजेस के अंदर ब्रेन प्रेजेंट होता है। तो मैनिंजेस 3 होते हैं। सबसे आउटर लेयर को बोलते हैं ड्यूरा मैटर, बीच वाले को एरिकनॉइड मैटर, तीसरे वाले को पाया मैटर। जो स्पेस स्कल और ड्यूरा मैटर के बीच में होता है उसे हम कहते हैं एपीड्यूरल स्पेस। जो ड्यूरा और एरिकनॉइड मैटर के बीच में होता है उसे कहते हैं सब ड्यूरल स्पेस, और जो एरिकनॉइड और पाया मैटर के बीच में होता है इसे हम कहते हैं सब एरिकनॉइड स्पेस। ये बेसिक चीज है, ये ध्यान में होना काफी ज्यादा जरूरी है। सब एरिकनॉइड हीमरेज का मतलब क्या होता है? तो सब एरिकनॉइड यानी कि सब एरिकनॉइड स्पेस हो गया, और हीमरेज यानी कि एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड। हीमरेज यानी कि कहीं से भी ब्लड जो है वो निकलने के बाद एक्यूमुलेट हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं सब एरिकनॉइड हीमरेज। तो हीमरेज अगर हो रहा है और वो सब एरिकनॉइड स्पेस में जाके एक्यूमुलेट हो रहा है तो हम उसे कहेंगे सब एरिकनॉइड हीमरेज। सब एरिकनॉइड स्पेस कहां पे होता है? तो होता है एरिकनॉइड और पाया मैटर के बीच में। एरिकनॉइड और पाया मैटर के बीच का जो स्पेस होता है उसे हम कहते हैं सब एरिकनॉइड स्पेस। और सब एरिकनॉइड स्पेस में अगर किसी आर्टरीज के फटने की वजह से अगर हीमरेज स्टार्ट होता है और वहां पे ब्लड जाके एक्यूमुलेट होने लगता है तो हम उसे कहेंगे सब एरिकनॉइड हीमरेज। तो सब एरिकनॉइड हीमरेज क्या होता है? हीमरेज इन दी सब एरिकनॉइड स्पेस। सब एरिकनॉइड स्पेस में किसी भी तरह का हीमरेज होगा तो हम उसे कहेंगे सब एरिकनॉइड हीमरेज। दूसरा, कॉजेज क्या क्या होता है हीमरेज होने का या सब एरिकनॉइड हीमरेज होने का? कॉजेज क्या क्या होता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेन कॉज है रप्चर ऑफ एन्यूरिज्म। रप्चर ऑफ एन्यूरिज्म। तो एन्यूरिज्म होता क्या है? तो एन्यूरिज्म सीधे में होता है कि बल्जिंग, बल्जिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स या स्पेसिफिकली हम कह सकते हैं बल्जिंग ऑफ आर्टरीज, जहां पे ब्लड आता है। तो कोई भी आर्टरीज या वेन अगर होगा, कोई भी आर्टरी है या वेन है, उसका किसी कारण से इलास्टिसिटी खत्म हो जाता है और वो बल्ज हो जाता है। वो क्या होता है? बल्ज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसके वॉल्स जो होते हैं, वो आर्टरीज क्या होता है, स्ट्रेच हो जाता है, इसके वॉल्स जो है वो थिन हो जाते हैं। थिन होने की वजह से हम इस कंडीशन को कहते हैं एन्यूरिज्म। और एन्यूरिज्म में अगर हाई प्रेशर में ब्लड आके कभी भी उसके वॉल्स थिन होने की वजह से कभी भी वो रप्चर हो सकते हैं। तो सबसे पहला कॉज है सब एरिकनॉइड हीमरेज का रप्चर ऑफ एन्यूरिज्म। तो एन्यूरिज्म बल्जिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स होता है, या मोस्ट स्पेसिफिकली आर्टरीज कह सकते हैं, उसका रप्चर हो जाना। तो जैसे कि मैंने बताया ये एन्यूरिज्म है, एन्यूरिज्म का अगर रप्चर हो जाता है तो उसके वजह से भी सब एरिकनॉइड हीमरेज होता है। दूसरा, रप्चर ऑफ वेस्कुलर मालफॉर्मेशन। किसी भी तरह का
वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में किसी भी तरह का और कोई प्रॉब्लम्स आते हैं जिसकी वजह से रप्चर होने के चांसेस होते हैं, तो वो भी इसके अंडर में कैलकुलेट किया जाता है। तो इसके दो कॉजेज होते हैं सब एरिथ्मॉइड हीमरेज के। सबसे पहला होता है रप्चर ऑफ एन्यूरिज्म और दूसरा होता है रप्चर ऑफ वेस्क्यूलर मालफॉर्मेशन। रप्चर ऑफ एन्यूरिज्म जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेसिक कॉज होता है। मोस्टली हमें रप्चर ऑफ एन्यूरिज्म की वजह से ही सब एरिथ्मॉइड हीमरेज देखने को मिलता है। तो एन्यूरिज्म के बारे में देखेंगे तो 3 टाइप के एन्यूरिज्म होते हैं। तो सबसे पहले एन्यूरिज्म का मतलब, जैसे कि मैंने बताया, बल्जिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स जो बल्ज हो जाते हैं या फिर उनके जो वॉल्स होते हैं वो थिन हो जाते हैं, जिसकी वजह से बल्जिंग आता है, स्वेलिंग आता है, तो उसे हम कहते हैं एन्यूरिज्म। तो एन्यूरिज्म 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है बेरी एन्यूरिज्म, दूसरा होता है माइकोटिक एन्यूरिज्म और तीसरा होता है फ्यूसिफॉर्म एन्यूरिज्म। तो 3 टाइप के एन्यूरिज्म होते हैं। सबसे पहले बेरी एन्यूरिज्म, दूसरा माइकोटिक एन्यूरिज्म और तीसरा फ्यूसिफॉर्म एन्यूरिज्म। तो ये चीज के बारे में पता होना जरूरी है। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है जिसकी वजह से सब एरिथ्मॉइड हीमरेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं वो है बेरी एन्यूरिज्म। बेरी एन्यूरिज्म में 95% केसेस में बेरी एन्यूरिज्म रप्चर होने की वजह से ही सब एरिथ्मॉइड हीमरेज देखने को मिलता है। बाकी 2 है माइकोटिक एन्यूरिज्म और फ्यूसिफॉर्म एन्यूरिज्म, काफी कम देखने मिलता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि एन्यूरिज्म का मतलब होता है बल्जिंग ऑफ दी ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स कभी भी बल्ज हो जाते हैं तो हम उसे कहते हैं एन्यूरिज्म। अभी 3 टाइप है। 3 टाइप में सबसे पहला शॉर्ट में देखेंगे बेरी, माइकोटिक और फ्यूसिफॉर्म का मतलब क्या होता है। तो बेरी का मतलब क्या होता है, तो अगर ये ब्लड वेसल्स है, अगर ये बल्ज होता है तो हम उसे क्या कहेंगे, एन्यूरिज्म। ब्लड वेसल्स में से बल्जिंग अगर कुछ इस तरीके से होता है जो कि एक ही साइड में होता है और सैक जैसा दिखेगा, ये कैसा है, सैक जैसा दिखने लगेगा, तो इसे हम कहेंगे बेरी एन्यूरिज्म। दूसरा, अगर बल्जिंग जो है वो दोनों साइड पे प्रेजेंट होता है, एक के बदले दोनों साइड पे बल्जिंग प्रेजेंट होता है, तो इस एन्यूरिज्म को हम कहेंगे, जो कि होता है स्पिंडल शेप, इसे हम कहेंगे फ्यूसिफॉर्म एन्यूरिज्म। और तीसरा, एन्यूरिज्म में जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन्वॉल्व होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन्वॉल्वमेंट होता है, उसे हम कहेंगे माइकोटिक एन्यूरिज्म। तो 3 टाइप के एन्यूरिज्म होते हैं। सबसे पहला बेरी एन्यूरिज्म, दूसरा माइकोटिक एन्यूरिज्म और तीसरा फ्यूसिफॉर्म एन्यूरिज्म। बेरी एन्यूरिज्म कैसा होता है, तो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एक ही साइड पे बल्ज होता है। फ्यूसिफॉर्म एन्यूरिज्म क्या होता है, तो स्पिंडल शेप होते हैं जो दोनों साइड से आर्टरीज को बल्ज करते हैं। और तीसरा होता है माइकोटिक एन्यूरिज्म, जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर एक्यूमुलेशन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के एक्यूमुलेशन होने की वजह से वो बल्ज हो जाता है, तो उसे हम कहेंगे माइकोटिक एन्यूरिज्म। तो ये 3 टाइप के एन्यूरिज्म है। सबसे इंपॉर्टेंट एन्यूरिज्म होता है बेरी एन्यूरिज्म रिलेटेड टू सब एरिथ्मॉइड हीमरेज। तो 95% केसेस में बेरी एन्यूरिज्म ही रप्चर होता है और जिसकी वजह से सब एरिथ्मॉइड हीमरेज देखने मिलता है। तो बेरी एन्यूरिज्म के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। बेरी एन्यूरिज्म क्या होता है, तो सबसे पहले ये सेक्युलर होता है, यानी कि सैक जैसा होता है। जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम में बताया कि सैक जैसा प्रेजेंट होता है, जो कि राउंड होता है, लॉब्यूलेटेड होता है, बल्जिंग प्रेजेंट होता है। मोस्ट प्रोबेबली कहां पे प्रेजेंट होगा, तो बाइफर्केशन ऑफ आर्टरीज, जहां पे भी 2 आर्टरीज बाइफर्केट होते हैं, यानी कि अगर समझो यहां पे आर्टरीज जो है वो बाइफर्केट हो रहे हैं, तो इसके एक कॉर्नर पे कहीं तो प्रेजेंट होगा। तो जहां पे भी बाइफर्केशन होता है, एक आर्टरी में से 2 आर्टरी निकलते हैं, बाइफर्केशन होता है, वहां पे हमें सबसे ज्यादा बेरी एन्यूरिज्म देखने मिलता है, जिसका साइज हमें 2 mm से लेकर 2 सेंटीमीटर तक देखने मिलता है। कितना देखने मिलता है, 2 mm से लेकर 2 सेंटीमीटर।
तो इट इज अ सेक्युलर शेप, यानी कि सेट शेप का होता है, राउंडेड होता है, लॉब्यूलेटेड बल्ज होता है, जो कि अराइज किया जाता है बाइफर्केशन ऑफ आर्टरीज, जहां पे दो आर्टरीज बाइफर्केट करते हैं, डिवाइड होते हैं, वहां पे अराइज होता है ज्यादातर। इसका साइज होता है 2 mm से लेकर 2 सेंटीमीटर तक। दूसरा चीज, इट अकाउंट फॉर 95% ऑफ द एन्यूरिज्म एंड लिएबल टू रप्चर। 95% ऑफ एन्यूरिज्म जो होता है वो बैरी एन्यूरिज्म होता है, और इसके रप्चर होने के चांसेस काफी ज्यादा हाई होते हैं। अभी एन्यूरिज्म जो होता है, बैरी एन्यूरिज्म जो है, मोस्ट प्रोबेबली कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो ये 4 कॉमन साइट है ब्रेन में जहां पे बैरी एन्यूरिज्म प्रेजेंट होता है। सबसे पहले एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, दूसरा ओरिजिन ऑफ पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, तीसरा मेजर बाइफर्केशन ऑफ एमसीए यानी कि मिडल सेरिब्रल आर्टरी, और बाइफर्केशन ऑफ इंट्रासेरिब्रल आर्टरी इनटू मिडल सेरिब्रल आर्टरी एंड एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो ये 4 जो है ये कॉमन साइट होते हैं जहां पे एन्यूरिज्म प्रेजेंट होता है। तो ये मैं डायग्राम के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना के रखा है जहां पे काफी सारे ब्लड वेसल्स, अब हम कह सकते हैं आर्टरीज आते हैं। इस रीजन को हम कहते हैं सर्कल ऑफ विलिस। सर्कल ऑफ विलिस, तो सर्कल ऑफ विलिस कहां पे प्रेजेंट होता है? तो बेस, ब्रेन के बेस में प्रेजेंट होता है, बेस ऑफ ब्रेन में प्रेजेंट होता है, जहां पे सब आर्टरी आके मिलते हैं या फिर बाइफर्केट होते हैं। तो इसमें कुछ कुछ कॉमन आर्टरीज होते हैं, जैसे कि हम देखेंगे तो एसी है यानी कि एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, यहाँ पे दूसरा एसी है यानी कि एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, एमसी है यानी कि मिडल सेरिब्रल आर्टरी, पीसी है यानी कि पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, और यहाँ पे पीसी है जो है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। तो ये सब चीजें प्रेजेंट होती है। तो इसे हम कहेंगे पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, इसे हम कहेंगे मिडल सेरिब्रल आर्टरी, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी और एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो ये सब आके मिलते हैं या बाइफर्केट होते हैं एक पॉइंट पे, जो कि एक सर्कल जैसा शो करता है, जिसे हम कहते हैं सर्कल ऑफ विलिस। तो सबसे पहले कॉमन साइट जो है एन्यूरिज्म का वो है एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। तो एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी जो है, यहां पे बल्जिंग प्रेजेंट होता है, बैरी एन्यूरिज्म। दूसरा है ओरिजिन ऑफ पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, मतलब कुछ इस जगह पे जहां पे वो डिवाइड होता है। तीसरा है मेजर बाइफर्केशन ऑफ एमसीए, मोस्ट प्रोबेबली यहां पे देखने मिलेगा हमें। और चौथा है बाइफर्केशन ऑफ आईसीए इनटू एमसीए एंड एसीए, तो मोस्ट प्रोबेबली ये कुछ इस जगह पे हमें देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से 4 जो साइट है वो काफी कॉमन साइट है, जिसे हमें ध्यान में रखना है। एन्यूरिज्म हो सकता है सबसे पहला एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, दूसरा है ओरिजिन ऑफ पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, बाइफर्केशन ऑफ एमसीए और बाइफर्केशन ऑफ आईसीए इनटू एमसीए एंड एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो यहां तक हमें पता चला सब एरिथमेटिक हेमरेज का डेफिनेशन, कॉज क्या है, एन्यूरिज्म कितने होते हैं, कौन सा एन्यूरिज्म थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसके आगे हम देखेंगे कि बैरी एन्यूरिज्म जो होता है उसकी वजह से क्या क्या देखने को मिलेगा। तो बैरी एन्यूरिज्म कभी भी अगर प्रेजेंट होता है तो मोस्ट प्रोबेबली वो असिम्प्टोमेटिक होता है। नॉर्मली अगर बैरी एन्यूरिज्म या एन्यूरिज्म प्रेजेंट है तो हमें तब तक नहीं पता चलता जब तक हम कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाते, अनफॉर्चुनेटली, नहीं तो फिर वो रप्चर होके कुछ डिफेक्ट या डिफॉर्मिटीज क्रिएट नहीं करता। तो बैरी एन्यूरिज्म जो होता है वो मोस्टली असिम्प्टोमेटिक होता है, कुछ पता नहीं चलता है कि अब एन्यूरिज्म हुआ है। कभी क्या होता है, कभी अगर बीपी बढ़ जाता है, मोस्टली ब्लड प्रेशर अगर बढ़ जाता है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होता है, तो जैसे कि यहाँ पे ब्लड प्रेशर अगर बढ़ गया तो यहाँ पे जो फ्लो है ब्लड का वो बढ़ जाता है। ब्लड का फ्लो बढ़ने की वजह से क्या होता है, ये जाके एन्यूरिज्म पे प्रेशर जनरेट करते हैं, दोनों साइड पे या एक ही साइड पे प्रेशर जनरेट करते हैं। प्रेशर जनरेट करने की वजह से क्या होता है, तो ये जो वॉल्स होते हैं जो कि थोड़े थिन हो जाते हैं बल्जिंग की वजह से, वो अचानक से रप्चर हो जाते हैं,
फट जाते हैं यहाँ से। तो फटने की वजह से क्या होता है, जो ब्लड है वो बाहर की तरफ आने लगता है। तो बीपी अगर बढ़ जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, एन्यूरिज्म रप्चर हो जाता है। एन्यूरिज्म रप्चर होने की वजह से क्या होता है, तो ब्लड जो है वो बाहर के स्पेस में आ जाता है। बाहर के स्पेस में आने की वजह से वो क्या करता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर जनरेट करता है। इंट्राक्रेनियल प्रेशर यानी कि अगर ये आर्टरी है और यहाँ पे अपना ब्रेन का पार्ट है, जैसे हम देखेंगे कि ये हमारा ब्रेन है, इधर कुछ आर्टरीज जा रहे हैं और यहाँ पे क्या होता है, एन्यूरिज्म जो होता है वो ब्लास्ट होता है। तो रप्चर होने की वजह से क्या होता है, ब्लड जो होता है वो स्प्रेड होने लगता है ब्रेन के पार्ट में, धीरे धीरे ब्रेन के पार्ट में एक्यूमुलेट होने लगता है। और क्या करता है, जो यहाँ पे ब्रेन इतना बड़ा था उसमें इतने ब्रेन पे तो ये एक्यूमुलेट हो गया। एक्यूमुलेट होने की वजह से क्या करता है, बाकी का जो ब्रेन का पेरेन्काइमा है उसके ऊपर प्रेशर जनरेट करता है, क्योंकि वहां पे ब्लड एक्यूमुलेट है। तो जो ब्रेन है वो फुल्ली वहां तक नहीं जा पाता, जिसकी वजह से उसके ऊपर प्रेशर बना रहता है। तो प्रेशर बना रहता है, इसे हम कहते हैं इंट्राक्रेनियल प्रेशर, जो कि मूव नहीं कर पाएगा, अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा, उसके ऊपर किसी तरह का प्रेशर रहेगा। तो इसे हम कहेंगे इंट्राक्रेनियल प्रेशर। तो कभी भी बीपी बढ़ता है तो बीपी बढ़ने की वजह से जो एन्यूरिज्म है वो रप्चर होते हैं। रप्चर होने की वजह से ब्लड बाहर की तरफ जाते हैं और ब्रेन पेरेन्काइमा के पास जाके एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो ब्रेन में, सेरिब्रम में जाके प्रेशर डेवलप करते हैं, जिसे हम कहते हैं इंट्राक्रेनियल प्रेशर। इंट्राक्रेनियल प्रेशर जब स्टार्ट होता है तब मोस्टली पेशेंट में जनरलाइज्ड हेडेक देखने को मिलता है, यानी कि पेशेंट कहता है कि हेडेक है। अगर ब्लीडिंग ज्यादा होता है या प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो अनकॉन्शियसनेस देखने मिलता है। अगर कोई ऑर्गन है जिसको वो अफेक्ट कर रहा है, जिसके ऊपर वो प्रेशर जनरेट कर रहा है, तो अनकॉन्शियसनेस या फिर न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट देखने को मिलता है। स्ट्रोक जैसा पिक्चर देखने को मिलता है, मूवमेंट डिक्रीज हो जाता है, वो अपर और लोअर लिम्ब का डिमेंशिया आ जाता है, पेशेंट कुछ भी सोच नहीं पाता, कुछ बोल नहीं पाता है। तो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट देखने मिलता है। कब तक, तो जब तक हम वो एरिया या फिर वो जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप न कर दे, या फिर जो हिमेटोमा ब्लड एक्यूमुलेट हुआ है उसको निकाल ना दे, तब तक हमें ये सब प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। तो बेरी एन्यूरिज्म या फिर हम कह सकते हैं कि सब एरेक्नॉइड हिमरेज कैसे होता है, तो सबसे पहले ब्लड प्रेशर अगर बढ़ जाए किसी कारण से तो उसकी वजह से वो प्रेशर जनरेट करता है एन्यूरिज्म के वॉल पे। एन्यूरिज्म का वॉल क्या होता है, बल्ज होता है और उसकी वजह से वो रप्चर हो जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो एक्यूमुलेट होने लगता है ब्रेन पेरेन्काइमा के ऊपर, जहां पे जिसकी वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर जनरेट होता है। प्रेशर ज्यादा जनरेट हो गया तो उसकी वजह से वीकनेस, जनरलाइज्ड हेडेक देखने मिलता है, अनकॉन्शियसनेस और न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट देखने मिलता है। अभी अगर हम मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में देखेंगे तो क्या देखने मिलेगा, मॉर्फोलॉजिकल अगर फीचर्स देखेंगे तो क्या देखने मिलेगा, तो रप्चर होने की वजह से अगर कोई भी एन्यूरिज्म रप्चर होता है तो क्या देखने को मिलता है, तो सबसे पहला होता है हीमरेज इन सब एरेक्नॉइड स्पेस। सब एरेक्नॉइड जो स्पेस होता है वहां पे ब्लड एक्यूमुलेट हो जाता है। राइज इन इंट्राक्रेनियल प्रेशर, प्रेशर जनरेट होता है क्योंकि ब्लड एक्यूमुलेट हुआ है, उसकी वजह से जो ब्रेन पेरेन्काइमा है वहां पे प्रेशर जनरेट करता है। ब्लड स्ट्रेन इन सीएसएफ, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है, सब एरेक्नॉइड स्पेस में भी कुछ अमाउंट में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, ब्लड मिक्स होने लगता है। तो अगर हम सीएसएफ अगर कभी ऐसे पेशेंट का निकालेंगे तो हमें थोड़ा सा रेडिश कलर का सीएसएफ देखने मिलेगा। वैसे तो सीएसएफ कैसा होता है, वाटर कलर का होता है, एकदम सादा होता है। लेकिन अगर पेशेंट को सब एरेक्नॉइड हिमरेज है, अगर हम उसका सीएसएफ निकालते हैं लुम्बार पंचर के थ्रू, तो हमें देखने मिलेगा कि ब्लड स्ट्रेन सीएसएफ है और उसके साथ साथ इंट्रासेरिब्रल हिमेटोमा, जहां पे भी ब्लड जाके एक्यूमुलेट हो जाता है, क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है, ऐसे जगह को हम कहते हैं इंट्रासेरिब्रल हिमेटोमा। तो मोस्टली मॉर्फोलॉजिकल फीचर में हमें चार चीज देखने मिलता है। हिमरेज इन दी सब एरेक्नॉइड स्पेस, सब एरेक्नॉइड स्पेस में ब्लीडिंग स्टार्ट है। राइज इन इंट्राक्रेनियल प्रेशर, जो कि ब्लीडिंग जो है वो इंट्राक्रेनियल जो ब्रेन का पेरेन्काइमा है उस पर प्रेशर जनरेट करता है। तीसरा ब्लड स्ट्रेन सीएसएफ, सीएसएफ में ब्लड मिक्स होता है। और इंट्रासेरिब्रल हिमेटोमा,
तो ब्लड क्लॉट होके ब्रेन में ही जमा होने लगता है, जिसे हम कहते हैं इंट्रासेल्युलर हीमेटोमा। जिस जगह पे या जिस ब्रेन के पार्ट पे ब्लड एक्यूमुलेट होता है वहां पे इंफाक्शन हमें देखने को मिलता है। तो समझो अगर ये ब्रेन है, यहाँ पे एक पार्ट है ब्रेन का, ये आर्टरीज जा रहा है, आर्टरीज जाने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे रप्चर होगा, आर्टरी रप्चर होने की वजह से ब्लड बाहर की तरफ जाने लगेगा। ब्लड बाहर की तरफ जाने लगेगा तो ये जो ब्लड इस ऑर्गन को सप्लाई करता है ब्लड, वो नहीं कर पाएगा या फिर बहुत कम अमाउंट में कर पाएगा। तो यहाँ पे ठीक से ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा, जिस कंडीशन को हम कहेंगे इंफाक्शन। तो रीजन ऑफ द ब्रेन, ये ब्रेन का कोई पार्ट है जहां पे एन्यूरिज्म रप्चर होने की वजह से ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं जा पा रहा है, तो इस जगह को हम कहेंगे इंफाक्शन। या फिर ये जगह जो होता है वो इंफाक्ट हो जाता है, उधर ब्लड सप्लाई ऑक्सीजन सप्लाई ठीक से नहीं जा पाता, तो यहाँ का डेफिशिएंसी या फिर न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट हमें देखने को मिलता है। तो ये हो गया सब एरिथ्मोइड हेमरेज के बारे में। इसमें हमने डेफिनेशन देखा, कॉजेज देखा, उसमें स्पेसिफिकली एन्यूरिज्म क्या होता है, एन्यूरिज्म का रोल क्या होता है सब एरिथ्मोइड हेमरेज में, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स क्या है, ये सब देखा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट जो कि है ट्रॉमा टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर किसी भी कारण से ट्रॉमा होता है, या फिर वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो, या किसी ने मारा हो रॉड से, स्टिक से, या फिर गिर गए हो जिसकी वजह से हमें लग गया हो वॉल से, या फिर हम कह सकते फ्लोर पे सर लगने की वजह से लग गया हो, तो ऐसा कोई भी कंडीशन होता है उसे हम कहते हैं ट्रॉमा टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। या किसी एक्सटर्नल फोर्स जो बहुत जोर से लगा हो उसे हम कहते हैं ट्रॉमा। तो ट्रॉमा जो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, उसमें हमें क्या क्या देखने मिलता है। तो सबसे पहला हमें देखने मिलता है एपिड्यूरल हीमेटोमा, सबड्यूरल हीमेटोमा, पैरेन्काइमल ब्रेन डैमेज। तीन चीजें हमें देखने को मिलती है। सबसे पहला होता है एपिड्यूरल हीमेटोमा, सबड्यूरल हीमेटोमा और पैरेन्काइमल ब्रेन डैमेज। तो ये होता क्या है, सबसे पहला एपिड्यूरल हीमेटोमा। तो जैसे कि मैंने बताया था एपिड्यूरल स्पेस कौन सा होता है, तो स्कल और ड्यूरा मेटल के बीच का जो स्पेस होता है, ड्यूरा मेटल के बीच का जो स्पेस होता है उसे हम कहते हैं, स्कल और ड्यूरा मेटल के बीच का जो स्पेस होता है उसे हम कहेंगे एपिड्यूरल स्पेस। तो एपिड्यूरल स्पेस में अगर ब्लड क्लॉट हो जाए तो उसे हम कहेंगे एपिड्यूरल हीमेटोमा। क्या कहेंगे, एपिड्यूरल हीमेटोमा। मोस्ट प्रोबेबली एपिड्यूरल हीमेटोमा देखने मिलता है रप्चर ऑफ मिडल मेनिंजियल आर्टरी। मेनिंजिस को आर्टरी कुछ ब्लड सप्लाई करते हैं, तो मिडल मेनिंजियल आर्टरी अगर रप्चर हो जाते हैं तो उसके वजह से हमें एपिड्यूरल हीमेटोमा देखने मिलता है। तो हीमेटोमा अगर आता है तो क्या होगा, तो हीमेटोमा की वजह से कॉम्प्रेशन क्रिएट होगा ड्यूरा मेटल पे, ड्यूरा मेटल पे कॉम्प्रेशन क्रिएट होगा, जिसकी वजह से लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस देखने मिलेगा। ब्रेन का जो पार्ट इफेक्ट होगा वो पार्ट का फंक्शन क्या है, उस हिसाब से हमें न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट देखने मिलेंगे। किसी में पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, किसी में पेशेंट का मूवमेंट कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, मूवमेंट नहीं हो पाता, किसी में जो पर्सन है वो ठीक से देख नहीं पाता है, कुछ समझ नहीं पाता है, रिफ्लेक्सिस नहीं आ पाते, ऐसा करके अलग अलग न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होते हैं। तो जो पार्ट इफेक्ट होता है या जो पार्ट पे कॉम्प्रेशन क्रिएट होता है वो पार्ट का फंक्शन क्या है, उस हिसाब से हमें न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट देखने मिलता है। मोस्ट प्रोबेबली अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आता है तो पेशेंट का कॉन्शियसनेस लेवल धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है। दूसरा है सबड्यूरल हीमेटोमा। तो सबड्यूरल यानी कि ड्यूरा मेटल और एरिथ्मोइड मेटल के बीच का जो स्पेस होता है उसे हम कहेंगे सबड्यूरल स्पेस। और सबड्यूरल स्पेस में अगर ब्लीडिंग या फिर एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड होता है तो उसे हम कहेंगे सबड्यूरल हीमेटोमा। सबड्यूरल हीमेटोमा मोस्टली दो टाइप के होते हैं, एक तो एक्यूट एक तो क्रॉनिक।
एक्यूट सबड्यूरल हिमेटोमा, क्रॉनिक सबड्यूरल हिमेटोमा। किसी भी तरह के एक्सटर्नल इंजरी की वजह से अगर ब्लड एक्यूमुलेट हो जाता है सबड्यूरल स्पेस में तो हम उसे कहेंगे एक्यूट सबड्यूरल हिमेटोमा। लेकिन ड्यू टू एजिंग फैक्टर की वजह से अगर वहां पे ब्लड एक्यूमुलेट होना धीरे धीरे स्टार्ट होता है, जिसका बहुत ज्यादा असर पेशेंट पे नहीं पड़ता, सिर्फ वो पेशेंट ड्राउजी होने लगते हैं, तो ऐसे कंडीशन को हम कहेंगे क्रॉनिक सबड्यूरल हिमेटोमा। क्या कहेंगे? क्रॉनिक सबड्यूरल हिमेटोमा। तो सबड्यूरल हिमेटोमा क्या होता है? तो कभी भी अगर सबड्यूरल स्पेस में बिटवीन ड्यूरा मैटर एंड एरेक्नॉइड मैटर सबड्यूरल स्पेस में ब्लड क्लॉट या एक्यूमुलेट होता है तो उसे हम कहेंगे सबड्यूरल हिमेटोमा, जो कि दो प्रकार के होते हैं, एक तो एक्यूट, एक क्रॉनिक। एक्यूट सबड्यूरल हिमेटोमा यानी कि ब्लीडिंग जो होता है वो फ्रेश होता है, बेसिकली ड्यू टू इंजरी की वजह से देखने मिलता है। और क्रॉनिक सबड्यूरल हिमेटोमा यानी कि एजिंग फैक्टर की वजह से अगर हिमेटोमा होता है, सबड्यूरल हिमेटोमा देखने मिलता है, तो हम उसे कहेंगे क्रॉनिक सबड्यूरल हिमेटोमा। थर्ड है पेरेन्काइमल ब्रेन डैमेज। तो जो ब्रेन का पेरेन्काइमा है, सेरिब्रम, सेरिबेलम, वहां पे अगर ब्रेन डैमेज होता है तो उसे हम कहेंगे पेरेन्काइमल ब्रेन डैमेज। तो ये किस वजह से होगा? तो कंफ्यूजन, कभी भी बहुत नजदीक से हेड इंजरी होता है तो उसकी वजह से हमें कंफ्यूजन देखने को मिलता है, कंफ्यूजन देखने को मिलता है, जिसके वजह से न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट देखने मिलेगा। ब्रेन के पार्ट में स्वेलिंग हो जाएगा, ब्रेन में ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। ऐसे कंडीशन को हम कहेंगे कंफ्यूजन। तो कंफ्यूजन कभी भी अगर क्लोज हेड इंजरी होता है उसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट आता है तो उसे हम कहेंगे कंफ्यूजन। दूसरा है डिफ्यूजल एक्सोनल इंजरी। तो एक्सॉन में, जो कि हमने न्यूरॉन्स का पढ़ा था कि एक्सॉन में किसी प्रकार का इंजरी अगर होता है, डीमाइलिनेशन होने लगता है, तो उसका इंक्लूजन होता है डिफ्यूजल एक्सोनल इंजरी में, जिसमें पेशेंट है वो अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है, एकदम वेजिटेटिव स्टेट में रहता है, कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर पाता। तीसरा है कंट्यूजन या फिर लेसरेशन। तो बहुत जोर से लगने की वजह से कंट्यूजन, क्लॉट जैसा जमा हो जाता है ब्रेन में, उसके वजह से भी पेरेन्काइमल ब्रेन डैमेज होने लगता है। और लास्ट ट्रॉमेटिक इंट्रासेरिब्रल हीमरेज। सेरिब्रम या फिर सेरिबेलम में क्या होता है, किसी भी इंजरी की वजह से ब्लड जो है वो काफी ज्यादा एक्यूमुलेट होने लगता है, उसे हम कहेंगे ट्रॉमेटिक इंट्रासेरिब्रल हीमरेज। तो अगर सेरिब्रम में, जैसे कि अगर हम देखेंगे ब्रेन का पार्ट है सेरिब्रम, तो किसी एक्सटर्नल इंजरी की वजह से अगर हमें सीटी स्कैन वगैरह में देखने मिलता है कि इतना पार्ट जो है और ये जो मिड लाइन शिफ्ट है, ये मिड लाइन भी शिफ्ट हो जाए इसके प्रेशर की वजह से, तो ऐसे कंडीशन को हम कहेंगे इंट्रासेरिब्रल हिमरेज। यानी कि यहाँ पे किसी ट्रॉमा की वजह से सेरिब्रम में क्या हुआ, ब्लड एक्यूमुलेट होने लगा, जिसकी वजह से मिड लाइन जो है वो शिफ्ट देखने को मिलेगा, और इस कंडीशन को हम कहेंगे ट्रॉमेटिक इंट्राक्रेनियल हिमरेज। इसके साथ साथ ब्रेन स्वेलिंग, किसी भी तरह का एक्सटर्नल इंजरी होने की वजह से क्या होता है, ब्रेन स्वेलिंग होने लगता है, या फिर वो उसी पार्ट में होता है या फिर पूरे ब्रेन में देखने मिलता है, यानी कि लोकलाइज्ड और डिफ्यूज स्वेलिंग हमें देखने को मिलता है, तो उसे हम कहेंगे ब्रेन स्वेलिंग। तो पेरेन्काइमल ब्रेन डैमेज उसे कहते हैं। तो इसके अंदर इंक्लूडेड रहता है कंफ्यूजन, डिफ्यूजल एक्सोनल इंजरी, कंफ्यूजन या लेसिरेशन, ट्रॉमेटिक इंट्रासेरिब्रल हिमरेज और ब्रेन स्वेलिंग।